हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले लेक्चर चालू करने से पहले सबको हैप्पी होली मेरी तरफ से। ये होली आपके लिए बहुत अच्छी जाए, आप इसमें आराम से खेलें, ज़्यादा रंग का यूज़ ना करें, ठीक है, जिससे आपकी त्वचा को नुकसान ना हो। ठीक है, तो चालू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम चालू करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 9, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बेसिकली इसका दूसरा नाम है इलास्टिसिटी। इस पूरे कॉन्सेप्ट, इस पूरे चैप्टर को हम रखेंगे वहीं शॉर्ट में, इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को हम वहीं शॉर्ट में क्लियर करेंगे विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम। ठीक है, तो चालू करते हैं। सबसे पहले आज के हम गोल देख लेते हैं कि आज के हमारे गोल कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में, फिर इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी किससे कहते हैं, स्ट्रेस किसे कहेंगे, स्ट्रेन और उसके टाइप्स कितने होते हैं, हुक्स लॉ क्या होता है, मॉड्यूलस। सबसे पहले तो मॉड्यूलस समझेंगे और फिर समझेंगे इलास्टिसिटी के मॉड्यूलस के बारे में। और फिर हम देखेंगे कि जब हम कभी भी वायर को स्ट्रेच करते हैं यानी खींचते हैं तो उसमें वर्क डन कैसे निकलेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। और उसके बाद हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इतने सारे गोल हमें कवर करने हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स एंड द इलास्टिसिटी। देखिएगा, ए फोर्स विच कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा, ये एक ऐसी फोर्स होती है जिसकी हेल्प से किसी भी बॉडी की शेप या साइज चेंज हो जाए। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं इलास्टिसिटी के बारे में। द एबिलिटी ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव्ड। यानी ये एक टाइप की ऐसी एबिलिटी होती है, एक टाइप की ऐसी पावर होती है किसी भी डिफॉर्म्ड बॉडी की। डिफॉर्म्ड बॉडी मतलब जिसका शेप और साइज चेंज हो गई हो आफ्टर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यानी ये एक टाइप की ऐसी एबिलिटी होती है किसी भी डिफॉर्म्ड बॉडी की, जिसकी हेल्प से वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को दोबारा रीगेन कर ले जब वहाँ से डिफॉर्मिंग फोर्स हट जाए। ठीक है, उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, क्लियर है? क्या आगे चलें? चलिए अब देखते हैं प्लास्टिसिटी के बारे में। देखिएगा, द एबिलिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल अंडरगो परमानेंटली डिफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज योर प्लास्टिसिटी। यानी डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा कि एक टाइप की ऐसी एबिलिटी होती है किसी भी सॉलिड मटेरियल की जिसकी हेल्प से वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाती है। यानी उस पर जब हमने कभी भी डिफॉर्मेशन फोर्स लगाएंगे यानी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो परमानेंटली इसका जो शेप और साइज है वो परमानेंटली एकदम फिक्स हो जाएगा, उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, उसे हम बोलते हैं, उसकी एबिलिटी को बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी। ठीक है, और ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। आपके आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल्स ही होंगे। ठीक है, बहुत सारे, जैसे प्लास्टिक की चेयर होती हैं, प्लास्टिक के टेबल्स होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं द स्ट्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। देखिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई रॉड है, इस पर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स Fe लगाया। ठीक है, ओके। ऐसी कंडीशन में इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगी, से Fr। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगी Fr, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये खींचने नहीं देगी। ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये इसे खींचने नहीं देगी, इस पाइप को या इसके इस बॉडी को। ठीक है, अच्छा, तो ऐसी कंडीशन में इसका एरिया भी होगा। ठीक है, तो जब रिस्टोरिंग फोर्स किसी भी पर यूनिट एरिया पर लगेगी तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जब कभी भी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पर लगेगी तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेस। ठीक है, क्लियर? आई होप क्लियर ही होगा। आगे देखते हैं स्ट्रेन एंड इट्स टाइप। देखिएगा, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशंस ऑफ मटेरियल व्हेन डिफॉर्म्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी जैसे वही रॉड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक्सटर्नल फोर्स Fe लगाई तो ये यहाँ से लेके थोड़ा से यहाँ तक खिंच गया। एक सेकेंड, देखिए ये यहाँ से लेके थोड़ा यहाँ तक खिंच गया। ठीक है,
तो जब ये खिंचा तो उसकी जो डायमेंशंस में चेंज आया उसे हम बोलेंगे स्ट्रेन, यानी चेंज इन डायमेंशंस ऑफ मटेरियल व्हेन डिफॉर्म्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, यानी ये डिफॉर्म्ड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को हम यहाँ पे बोलेंगे डिफॉर्म्ड फोर्स, क्योंकि उसने चेंज कर दिया ना उसकी शेप और साइज को, शेप और साइज यहाँ पे चेंज हो चुकी है इसकी। तो यानी ये चेंज इन डायमेंशंस ऑफ मटेरियल व्हेन डिफॉर्म्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, ओके। इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है स्ट्रेन का, चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। ठीक है, ओके। इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शियरिंग स्ट्रेन। देखिएगा क्या क्या है ये। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो वही, अगर हमारे पास कोई पाइप है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करी तो जो चेंज आएगा इसकी लेंथ में, जो चेंज आएगा इसकी लेंथ में अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज नोन एज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल यहाँ पर क्या है, चेंज, यानी L2 माइनस L1 अपॉन एल, यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, क्लियर क्लियर। चलिए आगे देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी चेंज आना किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम में। ठीक है, यानी डेल्टा वी अपॉन वी, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। आगे देखते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। देखिएगा, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस टू डिस्टेंस बिलो टू फेसेस व्हेन वी अप्लाई टेंजेंटल फोर्स ऑन अपर सरफेस। ठीक है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू थीटा बाई एल। ठीक है, लेंथ है यहाँ पर और x है, डिनोट करता है शेयरिंग स्ट्रेन को, और थीटा वही है टेंजेंटल फोर्स वाला। ठीक है, क्लियर क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हुक्स लॉ देख लेते हैं। हुक्स लॉ क्या कह रहा है आपसे, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। ये तो आप आसानी से समझ ही जाओ। देखो, ये मान लो ये कोई वायर है, ठीक है, अब मैं इस वायर को खींचता हूँ यहाँ तक। ठीक है, ओके। तो जब मैं इस वायर को खींचूंगा यहाँ तक तो इस पर मैं जितना लोड लगाऊंगा उतना ही तो ये खींचेगा। मतलब मान लो अगर मैंने इस पर x न्यूटन लगाया, ठीक है, तो इतना ही एक्सटेंशन तो होगा इसके अंदर जितना मैंने लोड लगाया। कॉमन सी बात है, जितना लोड उतना ही वो एक्सटेंड करेगा, बस। तो वही आपसे हुक्स लॉ कह रहा है। हुक्स लॉ को ही हम बोल सकते हैं यहाँ पे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस, एक सेकंड, सॉरी, मॉड्यूलस अलग हो गया। मॉड्यूलस होता है जब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो स्ट्रेन के, जब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो स्ट्रेन के, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं क्या, मॉड्यूलस आ गया। ठीक है, क्लियर है। हुक्स लॉ और मॉड्यूलस में अंतर। हुक्स लॉ 2 सेकंड का काम है कि जब कभी भी हम एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है किसी भी वायर में, बस एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड, बस। क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बेसिकली यहाँ पे 3 मॉड्यूलस होते हैं इलास्टिसिटी के, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड रिजिडिटी मॉड्यूलस। ठीक है, समझते हैं एक को। बेसिकली यंग मॉड्यूलस का दूसरा नाम होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ओके। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ते हैं सबसे पहले। इसमें बेसिकली ये है कि नॉर्मल स्ट्रेस इज टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ओनली, बस, और कुछ नहीं है। यानी नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज नोन एज योर यंग मॉड्यूलस। तो यानी इसको हम डिनोट करते हैं y जैसे सिंबल से, और f अपॉन a और डेल्टा l अपॉन l। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, तो यंग मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया f डॉट l और a डेल्टा l। ठीक है, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला हो चुका है तैयार। ठीक है, इसी तरीके से बल्क मॉड्यूलस देखते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस आपसे क्या कहता है, बल्क मॉड्यूलस आपसे ये कहता है कि नॉर्मल स्ट्रेस इज टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नोन एज योर बल्क मॉड्यूलस। तो यानी वही, इसको हम डिनोट करते हैं बीटा जैसे सिंबल से। तो f अपॉन a और डेल्टा v अपॉन v। तो दैट मीन्स आपका जो ओवरऑल जो आ गया फॉर्मूला इसका वो आ गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं शेयरिंग मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिगिडिटी, इसको हम बोल सकते हैं शेयरिंग मॉड्यूलस। ठीक है, इसमें क्या होता है, द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस
टू शेयर स्ट्रेन, यानी शेयर स्ट्रेस से शेयर स्ट्रेन के लिए कॉमन है वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F मल्टीप्लाई बाई एल और A मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है। क्लियर क्लियर, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है। कॉम्प्रेसिबिलिटी बेसिकली एक टाइप का रेसिप्रोकल होता है आपके बल्क मॉड्यूलस का, यानी 1 बाई बल्क मॉड्यूलस, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर A मल्टीप्लाई डेल्टा वी और F मल्टीप्लाई वी, तो यानी ये हो गया इसका फॉर्मूला कॉम्प्रेसिबिलिटी का। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि हम आगे चल के करेंगे भी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये आपके कॉम्प्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है छोटा सा, तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे आगे चल के। चलिए एनीवेज आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस लेक्चर का, वर्क डन टू स्ट्रेच द वायर। जब कभी हम किसी भी वायर को जो हम स्ट्रेच करते हैं यानी खींचते हैं, ठीक है, तो उस समय वर्क डन क्या होगा, तो वो हमें निकालना है। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपका ये हो गया यहाँ तक, सपोज कीजिए ये कोई वायर है, ठीक है, ओके। अब ऐसी कंडीशन में हमें इस वायर को यहाँ तक करना है, इस वायर को यहाँ तक स्ट्रेच करना है, तो ऐसी कंडीशन में इसका वर्क डन क्या होगा, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा वायर को स्ट्रेच करने के लिए वो मान लेते हैं हम DW होगा, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला और डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पे dx, क्या होगी dx, ओके। तो फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हमने वर्क को मान लिया DW और डिस्प्लेसमेंट को मान लिया dx, ठीक है। तो DW इज इक्वल टू FDx, ठीक है। तो अब हमें पता है, इसको सबसे पहले मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें पता है कि यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाई एल और A मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, ओके। ठीक है, तो F का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो यंग मॉडुलस A और ये, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे। अब सेकंड इक्वेशन जो बनी थी अभी ये F इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई A इंटू एक्स अपॉन एल, वो सेकंड इक्वेशन थी। तो उसकी वैल्यू को, जो फोर्स की वैल्यू आई थी, वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो DW इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस A एक्स एल मल्टीप्लाई DX, ठीक है, ओके ओके। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करते हैं, तो F DW इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन L ओ यंग मॉडुलस A एक्स एल और DX, ठीक है, डॉट है ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय एरिया L इंटीग्रेशन L ओ एक्स DX इंटीग्रेशन L ओ एक्स DX इज इक्वल्स टू x ब्रैकेट में ये x, हाँ जी, x n+1 n+1 और l, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं। तो W इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस एरिया अपॉन L एक्स स्क्वायर अपॉन L और यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाई एरिया अपॉन L स्क्वायर अपॉन L 0 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू y अपॉन a और L स्क्वायर अपॉन 2, तो यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू हाफ AL अपॉन 2 इंटू L, ठीक है। जिसकी हेल्प से ये आ जाता है यहाँ पे W इज इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ,
ठीक है। तो ओवरऑल जो आता है वो आता है W इज इक्वल्स टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो ये है आपका वर्क डन टू स्ट्रेच द वायर। ठीक है, जब हम स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेस लगेगा, स्ट्रेन आएगा, तो वर्क डन उन्होंने के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 2 से, बस। ओके, बस यही आपका छोटा सा फॉर्मूला है वर्क डन टू स्ट्रेच द वायर। सबसे पहले हमें स्ट्रेस की मल्टीप्लाई करनी है स्ट्रेन से और अपॉन करना है 2 से, आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की, जितने भी अभी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े। ठीक है, तो उनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी जरूरी है भाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ए लोड ऑफ 300 किलो न्यूटन इज अप्लाइड ऑन वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 300 मिलीमीटर स्क्वायर, देन कैलकुलेट यंग मॉड्यूलस ऑफ वायर ऑफ 30 सेंटीमीटर इन लेंथ विल बी एलोंगेटेड टू 33 सेंटीमीटर। इतनी सारी इंग्लिश बोल दी, अब थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं इसे। देखिए, जब कभी भी हमने 300 किलो न्यूटन का जो लोड है वो अप्लाई करा वायर पर, वही वायर पर अप्लाई कर रहा हूँ मैं, और उसका एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है वो है 300 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उस पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ आपका फोर्स 300 किलो न्यूटन, और उसका एरिया है 30 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो उसकी चेंज आती है लेंथ में, कितनी? उसकी चेंज आती है लेंथ में 33, वो 30 से 33 हुआ था, चेंज आया था है। ठीक है, एक्चुअल था वो 30 और चेंज हो गया 33, तो 3 सेंटीमीटर का चेंज आया। ठीक है, तो सबसे पहले जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो किलो न्यूटन को आपको चेंज कर लेना है न्यूटन में हमेशा, मिलीमीटर स्क्वायर को चेंज कर लेना है हमेशा मीटर स्क्वायर में, और सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में। ये आपको हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ओके, तो देखते हैं भाई। फोर्स इज इक्वल्स टू 300 किलो न्यूटन, परंतु मुझे न्यूटन में चेंज करनी है, तो एक न्यूटन में होता है 10 की पावर 5, 1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। तो इसमें कितना होगा? 3 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। इसी तरीके से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखते हैं 330 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 1 मिलीमीटर स्क्वायर में होता है 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल्स टू 30 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, और लेंथ है आपकी 30 सेंटीमीटर पहली, तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 0.3 मीटर हो जाएगा। चेंज इन लेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0.03 मीटर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। बस हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला अपने को पता ही है, तो यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई लेंथ अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल। ठीक है, तो लगा देते हैं वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 0.3 अपॉन 30 इंटू 10 की पावर 6 0.03। तो जब हम इसको काट देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यंग मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर इसका आएगा ये। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? ये आपकी जितनी भी कैलकुलेशंस है आपको मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आप भूल चुके हो तो। ठीक है, फिजिक्स है, फिजिक्स में ऐसे ही सब चलता है। ठीक है, तो चालू करते हैं आगे का और एक न्यूमेरिकल बढ़िया सा। ए पिस्टन ऑफ एरिया 300 मिलीमीटर स्क्वायर compressed to gas of 4 लीटर to 3.8 लीटर अंडर लोड ऑफ 700 किलो न्यूटन, देन कैलकुलेट द कॉम्प्रेसिबिलिटी। कहा था कॉम्प्रेसिबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, आ गया। देखो पिस्टन क्या है, सबसे पहले तो आप इसको एनालाइज करो कि हुआ क्या होगा एक्चुअली में। देखो ये आपका मान लो ये बीकर है और ये है पिस्टन जो कॉम्प्रेस करती है किसी भी चीज़ को। तो इसके अंदर आपकी गैस थी कितनी? 4 लीटर। इसको जो इसने कॉम्प्रेस करा तो कितनी हो गई? 3.8 लीटर हो गई। ठीक है, तो इस पिस्टन का एरिया हमें ये दे रखा है। इस पर जब मैंने लोड 700 किलो न्यूटन अप्लाई करा तो ऐसी कंडीशन में कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होगी, ये पूछा है ना क्वेश्चन, है ना? कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होगी? तो दोबारा एनालाइज कर लेते हैं अच्छी तरीके से। देखो ये है आपका स्ट्रक्चर और ये है आपका पिस्टन। ठीक है,
तो यहाँ पे 4 लीटर से ये हो गया 3.8 लीटर, यानी 0.2 का चेंज आया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कॉम्प्रेसिबिलिटी पूछ रहा है आपसे, बस और कुछ नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो लो भाई, तो देखते हैं भाई, सबसे पहले एरिया को अपने को चेंज करना है मीटर स्क्वायर में। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम चेंज कर देंगे तो वो होगा 300 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम 4 लीटर रहेगा और चेंज इन वॉल्यूम 0.2 लीटर ही रहेगा। और किलो न्यूटन को हम न्यूटन में चेंज कर देंगे अच्छी तरीके से। तो फोर्स इज इक्वल्स टू 7 इंटू 10⁵ न्यूटन। बल्क मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला बल्क मॉड्यूलस का। वैल्यूज़ लगाए थे हैं एक बार अच्छी तरीके से। तो 7 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई 40 अपॉन 300 इंटू 10⁻⁻4.2। ठीक है, जब मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, बिल्कुल काट दूंगा अच्छी तरीके से, तो बल्क मॉड्यूलस की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 4.67 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू आ चुकी है ये। लेकिन अपने को निकालना है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। लेकिन रेसिप्रोकल कहने से क्या ये आ जाएगा, मतलब ये आएगा क्या आंसर? नहीं, ये थोड़ी नहीं आएगा इसका आंसर। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे ही करना है तो ऐसे थोड़ी नहीं होगा। बल्क मॉड्यूलस का हमें रेसिप्रोकल कहना है पूरा, यानी फॉर्मूला बिल्कुल ऊपर कहना है, चेंज करना है। ठीक है, देखते हैं। तो यानी बल्क मॉड्यूलस रेसिप्रोकल है तो ए डेल्टा वी अपॉन एफ डॉट वी। तो वैल्यूज़ लगाए थे अच्छी तरीके से। 300 इंटू 10⁻⁴.2 7 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 40। तो इसको जब हम क्रॉस कर देंगे अच्छी तरीके से तो ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा वो आएगा वर्क कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इक्वल्स टू 2.14 इंटू 10⁻9 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसमें बस हमने सबसे पहले चेंज करी हैं यूनिट्स को, फिर उसके बाद बल्क मॉड्यूलस निकाला है, फिर बल्क मॉड्यूलस के बाद कॉम्प्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला लगाया है और आपका आंसर आ चुका है 2.14 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं, इफ यंग मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल इज 6 GPa। ठीक है, अंडर लोड ऑफ 800 किलोन्यूटन, get elongation of 3 millimeter with original length x, then calculate the x। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखिएगा। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि GPa यहाँ पर क्या है। तो GPa एक टाइप की पास्कल की एक बड़ी यूनिट होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है गीगा पास्कल्स। ठीक है, तो बस यही है, तो टेंशन ना लो, इसका भी एक फॉर्मूला होता है बढ़िया सा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ गिवन देख लेते हैं क्या है। यंग मॉड्यूलस दे रखा है 6 GPa। तो एक GPa में होता है 1 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 GPa में कितना होगा? 6 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स कितना है? 800 किलो न्यूटन नहीं है यहाँ पर, एक गलती से किलो लिख गया है, यहाँ पर सिर्फ न्यूटन है, तो 800 न्यूटन है। और चेंज इन लेंथ कितनी है? चेंज इन लेंथ दे रखी है अपने को 3 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में 10⁻³ होता है, तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। और एक्चुअल लेंथ हमें x मीटर दे रखी है और एरिया दे रखा है यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें इन सब की हेल्प से यंग मॉड्यूलस फाइंड, वो लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से होगा ये। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है f मल्टीप्लाई बाई लेंथ a मल्टीप्लाई बाई चेंज इन लेंथ। तो वैल्यू लगा देते हैं अच्छी तरीके से। तो 6 इंटू 10⁹ इज इक्वल्स टू 800 इंटू एक्स 1 इंटू 3 इंटू 10⁻³ तो इसका आ जाता है 18 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई बाई 10⁻³। ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू 800x। ठीक है, तो ओवरऑल जो आता है फिर आएगा उसका 18 इंटू 10⁶, जो कट जाएगा तो 800x हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं।
देखते हैं तो 18 इंटू 10⁻6 अपॉन 800, जब इसको हम क्रॉस कर देंगे अच्छी तरीके से तो ओवरऑल आएगा इसका 9 इंटू 10⁻6 अपॉन 400 इज इक्वल्स टू एक्स। इस ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो चली गई तो इसका आता है 2.25 इंटू 10⁻4 मीटर, यानी जो एक्चुअल लेंथ थी आपकी किसकी, उस ऑब्जेक्ट की, उस मटेरियल की, वो थी 2.25 10⁻4 मीटर इज इक्वल्स टू एक्स, ओरिजिनल लेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्लियर है आप सभी को, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यार पेपर में, ज़्यादा बड़े कोई क्वेश्चन नहीं आते, इतने बड़े भी क्वेश्चन नहीं आते, प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो बताओ। अरे हाँ, एक सेकेंड, एक और क्वेश्चन है अभी तो, विच इज़ मोर इलास्टिक, कॉपर एंड रबर, आपके अकॉर्डिंग कौन सा इलास्टिक होगा, कॉपर एंड रबर? पहले तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। चलो उसको भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो देखते हैं, सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास 2 रॉड होंगी, एक कॉपर की होगी और एक रबर की होगी। ठीक है, तो ये हो गई कॉपर की और ये हो गई आपकी रबर की। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसके लेंथ भी होंगी, लेंथ हेयरिंग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में होगा, ये रहा, और इनके यंग मॉडुलस भी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसका ये यंग मॉडुलस आर हो गया और इसका यंग मॉडुलस सी हो गया। ठीक है, अब जब हम इस पे स्ट्रेचिंग फोर्स एफ अप्लाई करते हैं, ठीक है, कर दी भाई, एफ अप्लाई कर दी, तो ऐसी कंडीशन में इसके चेंज आएगा, इनके यंग मॉडुलस में, इनकी लेंथ में, सॉरी, तो लो डेल्टा एल आर और डेल्टा एल सी। ठीक है, ओके। तो अगर ऐसी कंडीशन में डेल्टा एल आर बड़ा है डेल्टा एल सी से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो यंग मॉडुलस होगा रबर का, जिसका फॉर्मूला होगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल आर, एंड यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर का जो होगा वो होगा आपका एफ एल और ए डेल्टा सी। ठीक है, अगर वो उन दोनों को इक्वल करके उन दोनों का अपॉन कर देते हैं, मतलब ये सी और ये आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एल आर और डेल्टा एल आर और ये डेल्टा सी। अगर इनकी वैल्यू 1 से बड़ी आती है, तो ऐसी कंडीशन में जो कॉपर होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, यानी वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। तब जब इन दोनों यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ क्या रबर की जो वैल्यू आती है वो 1 से बड़ी आती है, तो ऐसी कंडीशन में ये इलास्टिक होगा कॉपर रबर से। ठीक है, क्लियर? कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे यहाँ पे अगली बार क्वेश्चन आया आपके पेपर में कि विच इज़ मोर इलास्टिक, रबर और स्टील, या ब्रास या स्टील, कुछ भी ऐसी कंडीशन आए, तो बस आपको यही फॉर्मूला लगाना है कि पहले तो 2 रोड को एज्यूम कर लो, उनकी लेंथ बता दो, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बता दो, और यंग मॉडुलस बता दो, और स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करा दो, और जब एक्सटेंशन आए तो एक्सटेंशन को अप्लाई करा दो, और फिर इसी तरीके से 1 से बड़ी हुई तो वो बड़ी होगी। ठीक है, क्लियर है? सो बाय दिस फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड द होल इलास्टिसिटी इन वन शॉट। होपफुली आप सभी को ये आसानी से और मजीद फॉर्म में सेम आई होगी। अगर आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना आई है, यानी सेम आई आया है, और नहीं आया तो बताए ना कहाँ नहीं आया, कहाँ डाउट है आपको। ठीक है, और यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे मुझे इस लेक्चर के दौरान। अगर आपको इनमें कुछ भी डाउट है तो बताए ना कि इस कॉन्सेप्ट को दोबारा बता दो, इस क्वेश्चन को दोबारा बता दो, मैं बता दूंगा आपको। और इसके अलावा आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है, और भी कोई डाउट है क्वेश्चंस में, तो बताए ना कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद करूँगा, लेकिन तब जब मुझे क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे तभी। सो लास्टली लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़। सो थैंक यू फ्रेंड्स, लास्टली हैप्पी होली आप सभी को, ये होली आपके लिए बहुत अच्छी जाए। Thank you friends, be safe, be happy, keep supporting, keep loving friends. Bye bye to all. Bye bye everyone. Bye bye.